हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ठीक है। और अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया था उसमें हम लोग बात कर रहे थे केमिकल थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले बात की हम लोगों ने इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसो मीन्स होता है सेम, थर्म मीन्स होता है हीट या एनर्जी या टेम्परेचर कह सकते हैं आप। तो जहाँ पर टेम्परेचर प्रोसेस के पूरे ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे, it is called isothermal process. So when temperature is constant during the chemical process is called isothermal process. जब प्रोसेस के समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यार T is constant, so डेल्टा T इक्वल टू ज़ीरो। T कांस्टेंट है तो डेल्टा T ज़ीरो रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक? बारिक से मैंने आपको बताया था, ऐसे ध्यान रखना है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा केमिकल प्रोसेस के समय उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। देन हमने बात किया आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद हमने बात किया आइसोकोरिक के बारे में, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस आर व्हाट, इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। मतलब पूरा का पूरा केमिकल प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। वी कांस्टेंट, डेल्टा वी ज़ीरो। तो V कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा B ज़ीरो हो जाएगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप का हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तब इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। Q is constant and delta Q is zero. Here Q is constant and delta Q is zero. तो it is about the adiabatic. Then हमने बात किया cyclic process के बारे में, in which a system undergo a series of change but ultimately in its own position, ठीक है। तो different process से होता हुआ अपने इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाएगा, जहां से गया था वहीं पर वापस आ जाएगा। तो यार डेल्टा ई इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एच इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? Those chemical reaction in which reactants are converted into product and products are converted into reactants। मतलब जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता है फिर वापस से, ठीक है। जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और जो केवल सिंगल डायरेक्शन में चलती है, स्पॉन्टानियस रिएक्शन जो अपने आप होती जाती है, जिसमें रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कॉमनली मैंने आपको बताया था कि कॉमन जो रिएक्शंस हैं वो सब कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहले बात करते हैं रिवर्सिबल के बारे में, अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो दो टाइप के हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसमें रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है इसके बारे में हमें बात करना है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? इट इज एन आइडियल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइट टाइम। एक आदर्श प्रक्रम है ये जो कि अनंत काल का
समय लगाता है। इट इज़ आइडियल प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस इनफाइनाइट टाइम। आइडियल प्रोसेस है जिसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो रिवर्सिबल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? It is an ideal process. It is an ideal process. Ideal process. Ideal process है ये. It is an ideal process. Takes place infinite time. Takes place infinite time. Infinite time जिसके खत्म होने में अनंत काल का समय लगता है, मतलब जो कभी भी फिनिश नहीं होगी, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। इट इज एट इक्विलिब्रियम इन ऑल स्टेज। इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो क्या ध्यान रखना है? इट इज एट इक्विलिब्रियम। इट इज एट इक्विलिब्रियम, ये हमेशा साम्यावस्था पर रहती है। इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज। ऑल स्टेज, हर समय साम्यावस्था पर रहेगी रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। और इसमें जो वर्क ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो दिस इज अ क्लास ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? विच टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, जिसको खत्म होने में अनंत काल का समय लगता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी। आइडियल प्रोसेस है ये, और ये हमेशा हर स्टेज पर केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगी, और इसमें वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में, दैट इज इर्रिवर्सिबल। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, all spontaneous reaction which takes place a finite time, which takes place finite time, जिसके खत्म होने में एक नियमित या निर्धारित समय लगेगा। जिसके खत्म होने में एक निर्धारित समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, और जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में साम्यावस्था को मेंटेन रखती है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, जिसमें साम्यावस्था जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज में आती है, वो है irreversible reaction. And work obtained is not maximum here. Work obtained is not maximum. Work obtained is not maximum, और इसमें जो कार्य है वो अधिकतम नहीं मिल पाएगा। वर्क ऑब्टेन्ड इज नॉट मैक्सिमम। तो ये एक प्रोसेस और रिमेनिंग था, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब उसके बाद फिर आगे डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम लोग बात करते हुए धीरे धीरे इस यूनिट में आगे की ओर चलने वाले हैं। ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है हीट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? हीट।
तो हीट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज हीट। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसको हम कहते हैं हीट। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण एक्सचेंज होने वाली जो एनर्जी है वो हीट है। जैसे एक मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे आप किसी आइस क्यूब को टच करेंगे तो वो ठंडा होगा, तो आपकी बॉडी से हीट या आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप क्या होगा, कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप किसी हॉट बॉडी को पकड़ेंगे, किसी मान लीजिए आपने किसी हॉट आयरन रॉड, हीटेड आयरन रॉड को पकड़ लिया, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके टेम्परेचर से आपकी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी और इमीडिएट आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये है हीट। तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हीट इज़ व्हाट, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ a form of exchange of energy, form of exchange of energy, form of exchange of energy। ये ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा विनिमय का एक रूप है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, एनर्जी फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, across the boundary of system, across the boundary of system, energy flow across the boundary of system due to difference of temperature, 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 due to difference of temperature between system and surrounding, due to difference of temperature between system and surrounding, due to difference of temperature between system and surrounding। तो परिवेश और इसके बाद आपका जो तंत्र है उसके मध्य अगर ऊष्मा, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो जो एनर्जी फ्लो होगी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उसको हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। तो फ्लो ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय क्यू। हीट को हम हमेशा Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q, इट इज डिनोटेड बाय Q, इट इज डिनोटेड बाय Q। अगर सडन होगा तो Q, और अगर धीरे धीरे होगा, ठीक है, धीरे धीरे एक्सचेंज होगी तो उसको हम DQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब कोई प्रोसेस सडन होगा तो सीधे सीधे हम क्या देंगे, हीट ट्रांसफर इज Q। फॉर वेरी लेस क्वांटिटी इट इज डिनोटेड बाय और DQ, और स्लोली होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, DQ कहेंगे। फॉर स्लोली दिस चेंज इज डिनोटेड बाय DQ। और इसमें क्या क्या बातें और ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़े से साइन कन्वेंशन पर बात कर लेते हैं। अगर किसी सिस्टम में कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझे कुछ दिया तो वो चीज़ मेरे पास क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। और अगर मैंने किसी को दिया तो वो चीज़ मेरे पास से चली गई तो मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वो चीज़ की, उस चीज़ की मेरे पास कमी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव Q हो जाएगा। दैट टाइम इट इज नेगेटिव Q। तो कैसे ध्यान रखेंगे, हीट absorbed by system, heat absorbed by
सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो Q कैसा, Q इज पॉजिटिव, दैट टाइम Q इज व्हाट, दैट टाइम Q इज पॉजिटिव, हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, आपने मुझे कुछ दिया और मैंने वो चीज़ ले लिया तो वो चीज़ मेरे पास पॉजिटिव हो गई, तो दिस इज द Q पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव। और सभी चीज़ें, एनर्जी भी इसी तरह से पॉजिटिव होती है, वर्क भी इसी तरह से पॉजिटिव होता है। अगर मेरे लिए आपने कोई काम किया तो वो मेरे लिए कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सभी एक जैसे हैं, इसलिए एक साथ ध्यान रख लेंगे तो भी अच्छा है। तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज दैट टाइम Q इज पॉजिटिव, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, अगर मैंने कोई चीज़ किसी को दे दिया, ठीक है मैं डोनर हूं, लेकिन उस चीज़ की मेरे पास एट ए टाइम क्या हुआ, कमी हो गई, तो हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, इवॉल्व by the system, heat is evolved by the system, that time Q is what, तो that time Q is negative, तब Q कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर मेरे पास आई, किसी ने मुझे कुछ दिया तो वो मेरे पास पॉजिटिव हो गई, तो दैट टाइम Q इज़ पॉजिटिव, W इज़ पॉजिटिव, किसी ने मेरे लिए काम किया तो मुझ पर काम किया, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W इज़ पॉजिटिव, एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम इज दैट टाइम इज़ पॉजिटिव, किसी ने मुझे कुछ दिया, पैसा दिया, तो मेरे पास वो अगर मान लीजिए एक्सेस में आ गया तो अब क्या हो गया, थोड़ा और पॉजिटिव हो गया, तो Q एनर्जी और वर्क अगर सिस्टम पर हुआ है, मतलब मेरे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो मेरे लिए कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये ध्यान रखना है। तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट टाइम Q इज पॉजिटिव, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, हीट इवॉल्व हो गई मतलब बाहर निकल गई, मैंने किसी को कोई चीज़ दे दिया तो दैट टाइम इट इज़ लेस फॉर मी, तो वो मेरे लिए, मेरे पास वो चीज़ अभी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या बातें यहाँ पे हमको करना है हीट से रिलेटेड, उस पर बात कर लेते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं हम लोग कि और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। ठीक है, और अगर किसी सिस्टम में हीट अंदर आई तो वो पॉजिटिव Q से डिनोट होगी, और अगर बाहर निकली तो वो नेगेटिव Q से डिनोट होगी। ठीक है, एंड अब यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ हीट। तो हीट की जो यूनिट है वो है, कॉमन यूनिट जो है वो कैलोरीज। तो यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या है, वो है कैलोरीज, कैलोरीज। ठीक है, कॉमन यूनिट क्या है हीट की, कैलोरीज, सीजीएस यूनिट भी आप कह सकते हैं कैलोरीज। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलोरी, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीज क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलोरीज, CAL से भी इसको हम लिखते हैं कॉमनली। तो व्हाट इज द कैलोरी, क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी quantity of heat, quantity of heat required to increase the temperature, required to raise the temperature, required to increase the temperature, increase the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रोसेस के अंदर जितनी एनर्जी चेंज होगी उसे हम कहेंगे कैलोरीज, है ना। तो वो 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कॉल्ड कैलोरीज। तो इसको हम कहते हैं कैलोरीज। ठीक है, तो हीट की जो यूनिट है उसमें नंबर 1 पे आया कैलोरी, और एक यूनिट इसकी और होगी वो है जूल्स। ठीक है, तो CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या हो गया हीट का, कैलोरी, और SI यूनिट
क्या है हीट की, जूल्स, SI यूनिट इज जूल्स, ठीक है। और 1 कैलोरी, ये कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल्स, और 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1 को 4.184 से, तो आ जाएगा 0.2390, 0.2390 कैलोरी। ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट, CGS यूनिट इसका कैलोरी। और कैलोरीज क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो है कैलोरीज, है ना। CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी एंड SI यूनिट इज जूल्स। और जूल्स जो है 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होगा 0.2390 कैलोरी। देन अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हीट के बाद अगला जो पॉइंट आएगा वो है वर्क। तो वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना, ये भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो वर्क के बारे में बात करते हैं, अबाउट वर्क। इट इज also a mode of exchange of energy. It is a mode of exchange of energy, mode of exchange of energy, mode of exchange of energy, ऊर्जा के विनिमय का रूप है ये, mode of exchange of energy. It is also a mode of exchange of energy. It is not due to temperature difference. It is not due to temperature difference, और ये ताप के परिवर्तन के कारण, अंतर के कारण नहीं होता है। It is not due to difference. It is not due to temperature difference. It is not due to temperature difference. ये temperature difference के कारण नहीं होता है। It is not due to temperature difference. ठीक है। It is due to change of state of system. It is due to it is due to change of state of system. It is due to change of state of system, या तंत्र के अवस्था परिवर्तन के कारण होता है। तो तंत्र के अवस्था परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा का विनिमय होगा उसे हम कार्य कहेंगे, उसे हम वर्क कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्टेट। तो ये अवस्था के परिवर्तन के कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्टेट, या अवस्था के परिवर्तन के कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो स्टेट चेंज के कारण जब एनर्जी चेंज होगी तो उसे हम कहेंगे वर्क, ठीक है। और मैकेनिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल वर्क क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बल लगाकर जब किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तब उसे कार्य कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिकल फॉर्मेट हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर से वही बात आपको ध्यान रखना है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर काम हो रहा है, आपने मेरे लिए कुछ काम किया है तो मेरे लिए वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। W पॉजिटिव, दैट टाइम W कैसा आएगा,
पॉजिटिव आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो W पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और मैंने अगर किसी के लिए कोई काम किया है तो उस कंडीशन में वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट टाइम W इज नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। केमिस्ट्री के अंदर ये साइन कन्वेंशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। केवल एक ही बात तो ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ आपको दी, किसी ने मुझे कुछ दिया तो Q पॉजिटिव, E पॉजिटिव और W पॉजिटिव। अगर मेरे लिए किसी ने काम किया तो वर्क मेरे लिए कैसा है, पॉजिटिव है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट टाइम वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। हम बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, सीजीएस यूनिट है इसकी अर्ग, सीजीएस यूनिट, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग सीजीएस यूनिट है एंड इट्स एसआई यूनिट इज अगेन जूल, और एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल है। एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और 1 जूल इक्वल टू होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। ये जितनी चीज़ें आ रही है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1 जूल इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो ये हुआ हीट और वर्क, दोनों एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। बोथ आर द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफ़र होगी उसको हम कहेंगे हीट, और जहाँ पर जो है स्टेट चेंज के कारण एनर्जी चेंज होगी उसको हम कहेंगे वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पर। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है इंटरनल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी, हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम E या U से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय E एंड U, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। अब देखो, किसी भी सिस्टम के अंदर, इन अ सिस्टम सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो मॉलिक्यूल्स में जितने भी टाइप की एनर्जी होगी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम, उस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी उसको सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड केमिकल नेचर। तो इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड केमिकल नेचर, और नेचर ऑफ केमिकल पर भी डिपेंड करेगी, एंड केमिकल नेचर। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करना था हमें, है ना। हाउ टू डिफाइन द इंटरनल एनर्जी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मॉलिक्यूल्स में जितनी भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी उसका सम हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक बार, सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ
sum of different kinds of energy, 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 sum of different kind of energy of all molecules, sum of different kind of energy of all molecules, all molecules, all molecules present in a system, present in a system, present in a system. किसी भी सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट काइंड की एनर्जी को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा. तो सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं. तो किसी निकाय में विद्यमान संपूर्ण अणुओं की विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का योग, संपूर्ण अणुओं के विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. अब डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकती है वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो जरा एक बार फिर से उसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है. तो देखो, नंबर 1 टी, ट्रांसलेशनल एनर्जी. ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा कहते हैं इसको. ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा, इसको हमने लिखा ईटी से. ईवी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ईवी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉरी इट इज रॉन्ग, वाइब्रेशनल एनर्जी. वाइब्रेशन मतलब कंपन की ऊर्जा, वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होगी. रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन के कारण जो ऊर्जा होगी, घूर्णन के कारण जो ऊर्जा होगी वो रोटेशनल एनर्जी. ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये अगला फॉर्म ऑफ एनर्जी आया. तो अभी तक ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. एंड फाइनली इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होगी, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन एनर्जी. तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम. ये किसी सिस्टम में मिलने वाली डिफरेंट टाइप की एनर्जी है. अब इन सब का सम क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा. तो सम ऑफ देम इज द इंटरनल एनर्जी. किसी सिस्टम में मिलने वाली संपूर्ण प्रकार के डिफरेंट काइंड्स की जो एनर्जी होगी उसका सम. ठीक है. तो इंटरनल एनर्जी को हम ई या यू से डिनोट कर सकते हैं. इट इज सम ऑफ व्हाट, तो सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो दिस इज ई टी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस interactional energy. So it is sum of all the different type of energy present
इन अ सिस्टम इन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी गिवन टू सिस्टम, जब भी एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी, मतलब जब भी कोई चीज़ मुझे मिलने वाली है तो वो मेरे लिए कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जब भी एनर्जी मैं किसी को दूंगा तो वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट टाइम इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो अब आगे की चीज़ें समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो कि सभी को पहले से पता है, लेकिन एक बार हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। और इसे क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज, वॉज गिवन बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। This law was given by Mayer and Helmholtz, और ये लॉ मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी एक बात है कि आप एनर्जी के एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, इतनी पावर आपको आपके पास है। ठीक है ना, एनर्जी के एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो। जैसे सेल के अंदर आपने केमिकल्स को भर दिया तो उस केमिकल एनर्जी को आप क्या कर पाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पाते हो। उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पाते हो। तो हमारे पास केवल इतना लिमिटेशन है कि हम एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो क्या ध्यान रखना है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, energy is always conserved, energy is always conserved, energy is always conserved। ऊर्जा संरक्षित है, energy is always conserved, it cannot be created or destroyed, it cannot be created or destroyed। cannot be created or destroyed, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। cannot be created or destroyed, ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कैन बी converted into one form to another form, one form to another form, can be converted into one form to another form। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षित है, एनर्जी कंजर्व्ड है, और इसे केवल हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी टाइप की एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे के पोर्शन पर बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो लॉ तो बिल्कुल सिंपल ही था, सभी को पहले से ही पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब बात करते हैं इफ़ इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, आगे के हिस्से पर बात करते हैं। तो इसको भी मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि इसका भी अभी काम नहीं पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा पोर्शन खाली चाहिए। तो इफ़, देखिए क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है। इफ़ इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी of a system, initial internal energy of a system, initial internal energy of a system is E1, initial internal energy of a system is E1, and heat given to system, heat given टू सिस्टम, और सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा नेचुरली। हीट गिवन टू सिस्टम इज Q, हीट गिवन टू सिस्टम इज Q, और जो सिस्टम को हीट दी गई वो कितनी है, Q है। दैट टाइम हीट गिवन टू सिस्टम इज Q। देन तब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम इज Q, देन इंटरनल एनर्जी इज, अच्छा ठीक है, एक स्टेप और बात कर लेते हैं तब उसके बारे में बात करते हैं। हीट गिवन टू सिस्टम इज Q, देन इंटरनल एनर्जी, अब मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, देन इंटरनल एनर्जी, तब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, E1 प्लस Q, दैट टाइम इंटरनल एनर्जी इज E1 प्लस Q, दैट टाइम इंटरनल एनर्जी इज E1 प्लस Q। और आपने क्या किया, हीट उसको दिया, हीट सिस्टम को दिया, मतलब आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो W कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज heat is given to system, so work done on the system, work done कैसा हुआ, on the system, work done on the system, उस सिस्टम पर काम हुआ, work done on the system, work done on the system कितना, W, work done on the system is W वर्क हुआ सिस्टम के ऊपर। then its internal energy increased to E2, then its internal energy बढ़ करके कितनी हो जाएगी, इंक्रीज टू E2। तो फाइनली उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, E2। देखो फिर से एक बार समझते हैं, इंटरनल एनर्जी शुरू में कितनी है, E1। अगर हमने सिस्टम को हीट दिया तो वो क्या हो गया, Q हीट दिया हमने सिस्टम को, तो क्या हो गया, E1 प्लस Q हो गया। तो वर्क डन कहाँ हुआ, सिस्टम को हीट दिया तो सिस्टम पर काम हुआ, सिस्टम को कंप्रेस करने की कोशिश किया, सिस्टम पर काम किया, और वर्क डन अगर हमने सिस्टम पे किया तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, W हुआ। ठीक है, तो एट दैट टाइम सिस्टम की एनर्जी बढ़ करके कितनी हो गई, अब E2 हो गई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ करके कितनी हो गई, E2 हो गई। दैट टाइम द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज टू बिकम्स E2। तो नाउ व्हाट इज अबाउट E2, अब E2 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो E2 क्या हो जाएगा, देखो E1 प्लस Q प्लस W, E1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, एक साइड हमने इंटरनल एनर्जी दिया, इंटरनल एनर्जी थी इनिशियल E1, उस पर हमने कुछ Q हीट दिया तो उसने कुछ वर्क किया, दैट वर्क इज डिनोटेड बाय द W। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस Q प्लस W।
तो अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल टू व्हाट, Q प्लस W। तो दैट टाइम इट इज डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। तो ये हो गया डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस को अच्छे से ध्यान रखना है। हीट इनसाइड द सिस्टम तो Q पॉजिटिव, evolved from the system outside of the system तो Q negative, energy is given to system or energy is increased to system तो पॉजिटिव, सिस्टम को एनर्जी दिया तो पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी लिया तो नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया तो W पॉजिटिव, मतलब मेरे लिए किसी ने काम किया तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ओके, तो इस साइन कन्वेंशन के बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क और उससे आगे धीरे धीरे आगे शिफ्ट करते जाएंगे यूनिट को। बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में। जो चीज़ें होती जा रही है उसको आप सिंसियरिटी के साथ फिनिश करते जाइए।